प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना ना भूलें। चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। शहरी विकास मंत्रालय ने निर्माण के सिलसिले में कई सख्त नियम बनाए। नियमों का पालन करने पर ही मिलेगा घर का कब्जा। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और एक नजर डालेंगे तनीसंद्रा रोड के बाजार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण का मुद्दा उठाते आए हैं और हाल ही में हमने यूएन जनरल असेंबली में भी उन्हें इस पर बोलते देखा। ऐसे में पीएम की सोच की ही तर्ज पर शहरी विकास मंत्रालय ने शहरों में निर्माण से जुड़े नए नियम तैयार किए हैं जिन पर अमल करना बिल्डरों के लिए जरूरी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलवायु न्याय के नारे से कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ग्रीन इमारतें बनने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। शहरी विकास मंत्रालय ने बिल्डरों के लिए 30 कड़ी ग्रीन शर्तें जारी की हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नई शर्तों के पूरी होने पर ही पोजीशन सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे। जो भी नॉर्म्स टाइम टू टाइम आते हैं उसको एप्लीकेबल करें नई बिल्डिंग्स के लिए, ना कि पुरानी बिल्डिंग्स के लिए। एक तो पुरानी बिल्डिंग्स के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव फिटिंग करना बहुत महंगा होता है और वो पूरा काम भी उसके ऊपर सही तरीके से नहीं हो पाता। तो मैं समझता हूँ कि जो भी ये नॉर्म्स हैं इनको जब हम बिल्डिंग प्लान्स गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, जो भी डिपार्टमेंट जो भी चीज़ बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करता है उसी के अंदर आ जानी चाहिए एज अ सेट ऑफ नॉर्म्स। तब हमारे आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स, हम लोग भी उसको मद्देनज़र रखते हुए प्लान कर सकते हैं और कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा और प्लानिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है उसके अंदर। शहरी इलाकों के बिल्डरों को अब नियमित रूप से ऊर्जा का ऑडिट करवाना पड़ेगा। बिजली का 1% लोड सौर, पवन या मिश्रित ऊर्जा से आएगा। बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए प्रति 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए एक रिचार्ज कुआं बनाना होगा। कम से कम 30% क्षेत्र को कच्चा छोड़ना होगा ताकि बारिश का पानी जमीन सोख सके और गर्मी से राहत मिले। इमारतों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा ताकि पूरी गंदगी को निपटाया जा सके। हैदराबाद में 2004 में पहली ग्रीन इमारत बनी और तब से रिहायशी हो या व्यावसायिक, भारत में ऐसी बहुत सी इमारतें बन चुकी हैं। पहली बिल्डिंग 2004 में बनी थी, वो सिर्फ 20,000 स्क्वायर फीट थी। आपको जान के बड़ी खुशी होगी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज हमारी 300 करोड़ स्क्वायर फीट बिल्डिंग बन गई है, ग्रीन बन रही हैं। उसमें करीब करीब आधी रेजिडेंशियल है। तो हमारा जो अभी काउंट है वो करीब करीब 50% जो 150 करोड़ स्क्वायर फीट घर बन रहे हैं, ग्रीन घर बन रहे हैं। बाकी 150 करोड़ स्क्वायर फीट में ऑफिसेज भी हैं, एयरपोर्ट हैं, हॉस्पिटल हैं, होटल्स हैं, मॉल्स हैं, ये सब मिला के करीब 150 स्क्वायर फीट हैं। ताज़ा तरीन आंकड़ों के हिसाब से प्रमाणित रिहायशी इमारतें पुणे में सबसे ज्यादा यानी 30, मुंबई में 15 और दिल्ली एनसीआर में 11 हैं, जिनमें से 3 निजी घर हैं। अगर इमारतों को ग्रीन नियमों के हिसाब से प्लान करके बनाया जाए और देख रेख भी उसी तरह से हो तो बिजली की 50% बचत हो सकती है। ग्रीन तरीके से बिजली बनाने पर भी सरकार ध्यान दे रही है। सरकार का इरादा है कि 2022 तक सूर्य ऊर्जा से 100 गीगावाट्स और पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट्स बिजली बनाने का। नई दिल्ली से ओनितम ओझा, एनडीटीवी। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय कुमार, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गृह प्रवेश बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के, और तन्मय तथागत हैं डायरेक्टर एनवायरमेंटल डिज़ाइन सॉल्यूशंस के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तन्मय, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आपने जो जो पॉइंट्स देखे हैं, जो जिनके बारे में आपको मालूमात है, आपको क्या लगता है कि क्या ये इफ़ेक्टिव हैं और क्या ये कारगर साबित होंगे ग्राउंड लेवल पे जब आएंगे ज़मीनी तौर पर?
हाँ, ये जो नए निर्देश आए हैं ये अगर ये लागू होते हैं, जहाँ तक कि हमको मालूम है कि सारी जितनी भी नई इमारतें बन रही हैं अगर उन सब पे ये लागू होते हैं तो इनका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ये हम लोग जितने नए ग्रीन बिल्डिंग्स की बात जो आप कर रहे थे वो सारे लोग अपनी तरफ से कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर रहे थे। और अभी भी हालांकि हमारे पास 300 करोड़ स्क्वायर फुट की ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, वो पूरे कंस्ट्रक्शन का 1 या 2% भी नहीं है। सो अगर हम बाकी 98-99% इमारतों को अगर हम उनकी कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। ये निर्देश अगर सब पे लागू हो तो इसका बहुत ही अच्छा हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर भी और ऊर्जा और पानी की खपत के ऊपर भी काफ़ी पॉजिटिव असर आएगा। अबे आप क्या मानते हैं कि जो अगर ये नियम बनाए गए और जारी किए गए तो आप लोगों के लिए इन पर पालन करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोग बहुत सारे नियम अभी पालन ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी बहुत सारे अथॉरिटीज़ को आप देखेंगे कि वो लोग इंसेंटिवाइज़ करना शुरू कर दिए हैं। जैसे नोएडा में आपको FAR मिलता है, एडिशनल FAR मिलता है। उससे क्या होता है कि जितने आपके ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए जितने खर्च होते हैं, आप उसको बहुत आसानी से रिकवर कर लेते हैं। आप एडिशनल FAR को आपको एडिशनल सेलेबल एरिया मिल जाता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की कोई भी निर्देश आती है सरकार की तरफ से तो उसका हम लोग पूरी तरह से स्वागत करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और जितने भी प्रोग्रेसिव डेवलपर्स हैं इस चीज़ों को, जैसे IGBC है, टेरी है, आपको गृहा है, इन लोगों से अपनी रेटिंग करवाते हैं और ये सारे चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा का मैक्सिमम सदुपयोग हो, सबसे कम से कम इसमें एनर्जी का ये ह्रास हो। और इसके अंदर एक और भी चीज़ आप देखेंगे कि जब पूरी तरह से इस चीज़ को लागू किया गया तो इसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इवन प्री कंस्ट्रक्शन बहुत सारे चीज़ों को फॉलो करना होता है, जो कि अभी जो निर्देश आया है उसमें ये बहुत क्लियर नहीं है। तो इसमें ये अभी डिस्कशन स्टेज में है, इसमें और भी बहुत सारी क्लैरिटी की आवश्यकता है। बिल्कुल। तन्मय, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं खासतौर पे निर्माण के दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको जो लगता है कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और जो आजकल हो रही हैं, तो उन्हें आपको लगता है कि क्या वो एड्रेस किए गए हैं? और अगर किए गए हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं खास तौर पे जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे? तो अभी तक जहाँ तक पूरे जो 30 निर्देश हैं उनमें से हमारे पास जो पब्लिक में आए हैं अभी सिर्फ 10 हैं। और जैसा कि आपने सुना, इनमें 2 तरीके के हैं। कुछ तो हैं जो निर्माण के समय जो बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट्स में नए प्रोजेक्ट्स में लगाना है, उसमें आई थिंक सौर ऊर्जा की जो इसमें 1% सौर ऊर्जा या कोई भी और अक्षय ऊर्जा अपने प्रोजेक्ट में लगाने की बात है, उसका काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में देखिए 1% जो है वो लगाना काफ़ी आसान काम नहीं है, उसकी लागत भी काफ़ी आएगी। तो उसका डायरेक्ट असर होगा। एक तो उससे हमारी जो सौर ऊर्जा के जो मार्केट है वो भी बढ़ेगा, और आप देखेंगे कि उसका एक सीधा असर होगा, लोगों के कंज्यूमर्स के ऊपर भी पड़ेगा। दूसरा, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया, जो कि अधिकतर शहरों में ऑलरेडी है। लेकिन अगर उसको अब ये इस तरीके से किया जाए कि सारी बिल्डिंग्स के लिए पूरे देश भर में अगर ये मैंडेटरी हो जाए तो इसका फिर अगेन सबके ऊपर बहुत पॉजिटिव असर होगा। और फाइनली इसमें जो ओपन एरिया छोड़ने की बात है, 30% एरिया आपको ऐसा छोड़ना है जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जहाँ पे आपका या तो कोई ग्रीन एरिया है या जहाँ पे पानी नीचे ज़मीन में वापस जा सकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं जहाँ पे या तो ये बेसमेंट से कवर कर लिया जाता है या किसी और चीज़ से। तो वो 30% तीनों चीज़ों से मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि सीधे असर पड़ेगा। बाकी और भी जो बाकी 20 चीज़ें हैं जो हमको नहीं मालूम है, उनका आने के बाद उसको दोबारा से विजिट कर सकते हैं। कुछ ऐड करना चाहूँगा
ये 30% की जहाँ तक बात है, आज के डेट में ऑलरेडी नॉर्म्स है कि 40% आपको वैसा रखना है, और हम लोग कर रहे हैं। तो ये 30% वाली तो हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बड़ा ही इरेलेवेंट हो जाता है। अब जहाँ तक इन्होंने बात उठाई सौर ऊर्जा की या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सदुपयोग की, या उस चीज़ को अपने कॉम्प्लेक्स में यूज़ करते हैं, तो इसमें एक सौर ऊर्जा ही अकेला नहीं है। इसमें सौर ऊर्जा है, इसमें विंड पावर है, इसमें आप एसटीपी से भी पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे गृह प्रवेश प्रोजेक्ट में अपने नोएडा में लगाया है, तो हमारा DRDO अप्रूव्ड एसटीपी है, जिससे हम मीथेन को यूज़ कर रहे हैं और मीथेन से हम पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम डुअल सिस्टम जनरेटर लगा रहे हैं, जिससे हमारा एक से ज़्यादा हमारे, हम देख रहे हैं करीब 3 से 4% हमारी जो पूरी बिजली यूज़ होगी वो हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से निकाल रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ ऐसा नहीं है कि असंभव है या बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें बस आदमी की चाहत होनी चाहिए कि हमें ये करना है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपने कहा कंज्यूमर पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कोई भी ग्रीन नॉर्म आता है या कोई भी ऐसी कोई कानून नियम आता है, इसका असर चाहे वो बिल्डर उसे नेगेटिव माने पॉजिटिव माने, उन तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या ये ट्रिकल डाउन करके कंज्यूमर तक, घर खरीदने वाले तक भी पहुँचेगा? बिल्कुल, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन जो डायरेक्टली कंज्यूमर को, जैसे एनर्जी ऑडिट का रिक्वायरमेंट है। अब एनर्जी ऑडिट तो तभी होगा जब बिल्डिंग बन चुकी है, और इसका मतलब हर कंज्यूमर देख सकेगा कि उसका कितना बिजली की खपत हो रही है, वो बाकी बिल्डिंग से कंपैरिजन में कैसी है, जो बिल्डर ने प्रॉमिस किया था वो सारी चीज़ें वैसी हैं कि नहीं। अगर हर साल आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिले कि आपने ऐसे बिल्डिंग बनाई, खरीदी, वो आपको वैसे चल रही है कि नहीं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वेस्ट मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्टिंग, ये सारी चीज़ें सिर्फ बनाने की नहीं है, इस नॉर्म में लिखा हुआ है कि आपको ये हर साल प्रूव करना है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इनका भी डायरेक्टली असर पड़ेगा हर कंज्यूमर पे और उनके एनवायरनमेंट पे। जी, यहाँ पर अभय आप क्या कहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स हैं, आपने देखा भी है इसका असर लोगों पर होते हुए, और कहीं ना कहीं लोगों में कभी कभार हिचकिचाहट होती है कि जब वो ग्रीन बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं, अच्छा ठीक है हमारा फ्लैट शायद महंगा हो रहा है, तो कि आप कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि नहीं, आपकी बेहतरी के लिए ही है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि मैं पहले भी शायद कभी बोल चुका हूँ कि ग्रीन बिल्डिंग का मतलब महंगी बिल्डिंग नहीं होती है। इसको ऑलरेडी गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करके इसको समझिए कि इसको की भरपाई कर चुके हैं। अब क्या है कि इसके मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट में आप एक रिडक्शन देखते हैं, ये आप कंपेयर कर सकते हैं अपने पड़ोस से। और यहाँ पर एनर्जी ऑडिट मीटर आप डिफरेंट जगह पे लगा सकते हैं, जैसे कि कॉमन इलेक्ट्रिसिटी है। हम लोगों ने अपने गृह प्रवेश कॉम्प्लेक्स में सिर्फ LED लाइट लगाया है कॉमन इलेक्ट्रिसिटीज में, जिससे हमारा कॉमन इलेक्ट्रिसिटी का जो आएगा बाइफर्केशन आएगा जब आपके मेंटेनेंस बिल में, तो आप देखेंगे कि कितना रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन है। तो आपको अंत में जो आपको बिल पे करना है, आप देखेंगे कि आप जो अपने कंज्यूम कर रहे हैं अपने फ्लैट के अंदर, और आपकी कॉमन जो बिल्डर जो प्रोवाइड करके दे रहा है, उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा उसमें तालमेल एक बैठा हुआ है, जिसमें कि आप ये बोलेंगे कि आप जनरल लोग भी प्रेरित होंगे कि वो अपने घर में जैसे LED लाइट्स यूज़ करें, जैसे 5 स्टार रेटिंग BIS 5 स्टार रेटिंग AC यूज़ करें, तो और ISI प्रोडक्ट्स यूज़, ISI प्रोडक्ट तो आजकल कंपलसरी हो गया है, जब भी आप ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन लेते हैं तो उसके प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ों में ये ट्रिकल डाउन होता है, लेकिन वो इमीडिएट नहीं दिखेगा, उसको देखने में आपको थोड़ा समय लगेगा, और जब आप रहने लगेंगे तो आप अपने पड़ोस से कभी भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपकी मंथली मेंटेनेंस बिल उनसे काफ़ी कम है, क्योंकि आपकी ये ग्रीन बिल्डिंग है। और शायद जब कोई भी चीज़ कानून या नॉर्म्स के तौर पर, आपके नियम के तौर पर आपके सामने आती है, तो शुरू में भले ही लोगों में इसको लेकर के थोड़ा बहुत नाराज़गी हो, लेकिन बाद में एक आदत बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है आपके जीवन का। फ़िलहाल आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तो यही आशा करते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर जो आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो साथ में एक ऐसे तरीके से बढ़े जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, लोगों के रहन सहन पे कोई नुकसान ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावर। वैशाली, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो पहला कॉलर हम अपना ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रीति जुड़ गई हैं फ़ोन लाइन पर। प्रीति, पूछिए क्या सवाल है आपका।
हाय वैशाली, मेरे पास एक्चुअली 2-3 सवाल है रिलेटेड टू पुणे रियल एस्टेट के बारे में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट पुणे और वेस्ट पुणे, मतलब ईस्ट पुणे में जो खराडी और वाघोली एरिया है और वेस्ट पुणे में हिंजेवड़ी और वाकड़ एरिया है, तो इसमें से प्रोस्पेक्ट किसका ज़्यादा अच्छा है? कौन सा एरिया ज़्यादा डेवलप करेगा इन कमिंग 4-5 ईयर्स? एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स आए हैं, लॉन्च हुए हैं, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फिरंगुट से लेके नारंगी चांदे होकर के नई हाईवे कनेक्ट करेंगे ताकि हिंजेवड़ी एरिया का ट्रैफिक कम हो। तो वहाँ पे नांदे चांदे में इन्वेस्ट करना कैसा होगा, और वहाँ पे थोड़े टाइम बाद क्या वहाँ पे रहने लायक हो जाएगी वो जगह? जी जी। और मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है कि मैंने हिंजेवड़ी से एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट की थी, मेगापोलिस पार्कलेट, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा ज़्यादा जानना चाहूँगी, अगर आप बता सकें कि वो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पे रह सकते हैं या नहीं रह सकते अभी। जी तो चलिए, पहले तो आपका जो पहला सवाल है एरियाज़ को लेकर के, इलाके कौन से बेहतर हैं आपके बजट में, ख़ास तौर पे आपका बजट आई थिंक आपका बजट 45 से 55 लाख का है, तो उस बजट में आपके लिए कौन से इलाके बेहतर रहेंगे ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आपका 2 BHK खरीदने का मन है तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो जगह आपने जो प्रोजेक्ट हमको बताया है उसके ऊपर हम रिसर्च नहीं कर पाए क्योंकि आपने ईमेल में नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी आपको दे सकते हैं वो वैशाली देंगी। वैशाली। प्रीति, आप जब सिलेक्शन करते हैं किसी भी माइक्रो मार्केट का इन्वेस्टमेंट के लिए या एंड यूज़ के लिए, कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स जो दोनों ही एस्पेक्ट्स को ड्राइव करते हैं वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। टिपिकली कमर्शियल डेवलपमेंट अगर किसी क्षेत्र का स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूर वहाँ पे लोग रोज़गार के लिए आएंगे, रिहाइश के लिए उसी क्षेत्र को पसंद करेंगे, और आसपास का सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो ग्रोथ उस मार्केट की ज़रूर ड्राइव होगी। यही फैक्टर्स होते हैं और इसी बेसिस पे आप अपने मार्केट्स की सिलेक्शन कर सकती हैं। आपने जो मार्केट्स शॉर्टलिस्ट करे थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट्स हैं, और उनमें से आपके बजट के भीतर रावेत क्षेत्र आ रहा है जो हमें भी आपके लिए सही लगा है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग ग्रोथ एरिया है। 8 से 9 किलोमीटर दूर है हिंजेवाड़ी IT हब से, जो एक मेजर कमर्शियल हब है। कई लोग यहाँ पे काम के लिए आते हैं, एक मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है यहाँ पे, और यही क्षेत्र रावेत का पिंपरी चिंचवाड़ इंडस्ट्रियल बेल्ट से भी काफ़ी करीब पड़ता है, करीब 11 किलोमीटर की दूरी पे है। इसीलिए 2 मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स इसके पास हैं। ये मुंबई पुणे हाईवे पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, और वाकड़ और एम्बेसी टेक जोन भी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपके बजट के भीतर हमें ये मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा है, आप इसे ज़रूर चुन सकती हैं। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे रावेत के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो रावेत में 44 है, टोटल सप्लाई 8,390 यूनिट्स की है, उपलब्ध यूनिट्स 2,920 हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 22 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड को देखें तो 27% तक की देखी गई है इस माइक्रो मार्केट में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 11% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे जो हमने रावेत में आपके लिए चुने हैं। सबसे पहला है DNV बिल्डर्स का DNV आर्सेलिया फेज़ 1, जो आप 4,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकती हैं। 2 BHK की 826 से 975 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। 2 एकड़ पे करीब 5 टावर्स बनाए जा रहे हैं। फेजेस के दौरान इसे तैयार किया जा रहा है। फेज़ 1 अभी ओपन है 2 टावर्स के साथ, स्टिल्ट प्लस 11 स्टोरीज के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हो चुका है। हिंजेवाड़ी IT पार्क यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और तलवाड़े IT पार्क यहाँ से 11.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है। इसमें आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। दूसरी राय रावेत में अरुण डेवलपर्स का अरुण ब्लू प्रोजेक्ट है। 4,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकती हैं। 2 BHK की 894 2,037 स्क्वायर फुट की यूनिट आप सेलेक्ट कर सकती हैं। 2016 में ये भी तैयार हो जाएगा।
1 एकड़ पे सिर्फ 2 बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट के भीतर 8 रिटेल शॉप्स भी बनाई जाएंगी। फेज़ 1 अभी ओपन है एक बिल्डिंग के साथ। स्टिल प्लस 11 स्टोरीज का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हो चुका है। हिंजेवाड़ी IT पार्क करीब 11 किलोमीटर की दूरी पे है और तलावडे IT पार्क 11.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और तीसरी राय आपके लिए रावेत में सुखवानी कंस्ट्रक्शंस का सुखवानी कोलोरॉनिक फेज़ 1 4,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकती हैं। 2 BHK की 1061 to 1067 स्क्वायर फुट की यूनिट है। आपके बजट के भीतर 2016 में ये भी रेडी हो जाएगा। प्रोजेक्ट 3 एकड़ पे 5 टावर्स बनाए जा रहे हैं। एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा इसके भीतर। फेज़ 1 अभी ओपन है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। हिंजेवाड़ी IT पार्क यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और तलावडे IT पार्क करीब 10.7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तीनों प्रोजेक्ट्स में आपको प्राइस एडवांटेज मिल रहा है। नोट कीजिए कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। DNV आर्सिलिया फेज़ 1 है DNV बिल्डर्स की तरफ से, अरुण ब्लू है अरुण डेवलपर्स का, और कलोरॉनिक फेज़ 1 है सुखवानी कंस्ट्रक्शन की तरफ से। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं जिसमें चाहें आप पैसा लगा सकते हैं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा भी हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रोजेक्ट ट्रैकर, जिसमें हम आपको बताते हैं नए लॉन्चेस के बारे में और कुछ खास प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो देखिए आज क्या है आज के प्रोजेक्ट ट्रैकर में।